अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो डिटेल इस बात पर है कि आप इटली में कैसे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं, कितना इसमें टाइमलाइन रिक्वायर्ड होता है और कितना आपको बजट चाहिए होता है। कंप्लीट वीडियो है आज की। जो भी पर्सन, जो भी स्टूडेंट्स जो है वो बाय सेल्फ अप्लाई करना चाहता है इटली में, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने जा रही है, क्योंकि वीडियो को मैंने फुल डिटेल आपके लिए जो है वो बनाया है। इसके अंदर मैं आपको ईच एंड एवरी स्टेप जो है वो बेसिक से लेके इसके स्टार्टिंग पॉइंट से लेके जो है वो एंड पॉइंट तक आपके साथ जो है वो सारी डिटेल इसमें डिस्कस करूंगा और आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को जो है वो लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अच्छा, फर्स्टली मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इटली जो कि आपको पता है कि यूरोप के अंदर कंट्री फॉल करती है और शेंजन जोन के अंदर आती है, करेंसी भी इसकी यूरो ही है। इसमें जो है वो डिफरेंट जो है वो इंटेक्स होती हैं। इसमें सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इंटेक्स का और इसकी कौन कौन सी इसके अंदर यूनिवर्सिटीज होती हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके अंदर नॉर्मली जो इसकी बिग इंटेक होती है वो ऑटम इंटेक ही, विंटर इंटेक ही आती है, जो कि नवंबर में स्टार्ट होगी और टिल चलेगी मई तक। जैसे कि मेरी प्रीवियस वीडियो, जिसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मैंने आपको बताया था कि कुछ यूनिवर्सिटीज की जो कॉल्स हैं वो ओपन हो रही हैं 1 नवंबर से लेके 15 दिसंबर तक। इसके साथ साथ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की जो है वो कॉल्स ओपन होती रहेंगी। अच्छा, इसके अंदर जितनी मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज हैं वो लोकल यूनिवर्सिटीज हैं। इट मीन्स के वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं जिनकी फीस जो है वो 500 यूरो से लेके 2500 यूरो तक जाती है। और इसके अंदर जो दो तरह की हमें स्कॉलरशिप्स जो है वो हम अवेल कर सकते हैं। एक इसमें रीजन बेस्ड स्कॉलरशिप्स होती है और एक इसमें होती है आपकी जो है वो मेरिट स्कॉलरशिप। जो रीजन बेस्ड स्कॉलरशिप्स होती है वो उसे ऐसा उसे कहा जाता है नीडी स्कॉलरशिप्स, क्योंकि इटली के अंदर जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज हैं वो डिफरेंट रीजन में फॉल करती है। अब जोन सी यूनिवर्सिटी जिस रीजन में फॉल करती है उसको वहीं का जो है वो स्कॉलरशिप मिलता है। जो कि नीडी स्कॉलरशिप एक ऐसी स्कॉलरशिप होती है जिन स्टूडेंट्स के ग्रेड्स का इसके ऊपर कोई जो है वो इंसान नहीं होता, जिन स्टूडेंट्स की फाइनेंशियल थोड़ी सी वीक होते हैं, मतलब कि वो अगर अपना शो करवाते हैं जिसके अंदर उन्होंने अपना एक लो इनकम सर्टिफिकेट शो करवाना होता है और एक प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट शो करवाना होता है। इसके अंदर एक इन्होंने बैरियर डिसाइड किया होता है कि अगर आपकी जो सालाना इनकम है वो इतने 1000 यूरो से कम है तो आपको ये स्कॉलरशिप इजीली मिल जाती है। नॉर्मली ये स्कॉलरशिप हर स्टूडेंट जो है वो इजीली अवेल कर लेता है, जिसकी वर्थ जो होती है तकरीबन 7200 यूरो तक होती है, जिसमें आपकी सारी फीस भी वेव हो जाती है। उसके अलावा आपको अकोमोडेशन के, आपके लिविंग एक्सपेंस, उसके अलावा आपके फूड एक्सपेंस, आपकी स्टडी एक्सपेंस, सारे एक्सपेंस आपके इसमें क्लियर हो जाते हैं। दूसरी तरफ आती है मेरिट स्कॉलरशिप। मेरिट स्कॉलरशिप एक ऐसी स्कॉलरशिप होती है जो कि उन स्टूडेंट्स को मिलते हैं जिनके ग्रेड्स बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, 80 प्लस 90 प्लस उनके मार्क्स होते हैं। ये स्कॉलरशिप जो है वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है वो स्टूडेंट्स की रैंकिंग की जाती है और ऑटोमेटिकली मिल जाती है। इसके लिए किसी भी सेपरेट एप्लीकेशन की जरूरत नहीं होती, लेकिन ऐसा आपको नीडी स्कॉलरशिप्स के लिए जो है वो एप्लीकेशन की जरूरत होती है। अच्छा, ये होगी इनकी स्कॉलरशिप्स। आपको मैंने ये भी बता दिया कि इनके अंदर जो है वो मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज हैं वो लोकल यूनिवर्सिटीज आती हैं। इनकी जो कॉल हो जाती है वो नवंबर से लेके इनकी मई तक जाती है, जिसके अंदर मोस्टली यूनिवर्सिटीज जो है वो ऐसी यूनिवर्सिटीज होती है जिनकी कोई एप्लीकेशन फीस नहीं होती। लेकिन कुछ ऐसी प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज हैं जिनके जो प्रोफाइल बहुत ज्यादा हाई है, उनकी कुछ एप्लीकेशन फीस होती है जो 10 यूरो से लेके 50 यूरो तक जाती है, जो कि आपको एडमिशन के लिए अप्लाई कर जो है वो पे करनी होती है और ये नॉन रिफंडेबल होती है। तो अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी काफी दफा बता चुका हूं कि इनका काफी ज्यादा फायदा होता है। जो यूनिवर्सिटीज आपसे एप्लीकेशन कुछ फीस लेती हैं, इसमें आपको काफी ज्यादा बेनिफिट्स होता है, क्योंकि आपको रिस्पॉन्स जल्दी करती हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं होता और आपको ये क्लियरली कर देती हैं। अच्छा, सेकंड थिंग कि इटली के अंदर जो स्टूडेंट्स इस साल अप्लाई करना चाह रहे हैं वो दो चीजों को जो है ना अपने जहन में रखिएगा। नंबर 1 के आपका जो मोटिवेशन लेटर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सेकंड नंबर पे आपकी सीवी जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इटली के अंदर जो एज सच आपका एडमिशन जो कि डिपेंड करता है वो आपके मोटिवेशन लेटर के ऊपर डिपेंड करता है और सेकंड वो डिपेंड करता है आपके सीवी के ऊपर। अगर आपका कोई स्टडी गैप है, मोस्टली स्टूडेंट इटली में वही अप्लाई करते हैं जिनका स्टडी गैप होता है, तो जिनका स्टडी गैप है अगर वो अच्छे तरीके के साथ आपने मैनेज किया हुआ है, आपके गैप को आपने एक्सपीरियंस के साथ जो है वो मैनेज किया हुआ है, तो आपको कोई इशू नहीं आएगा और आपका मोटिवेशन लेटर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए।
आपको मोटिवेशन जो लेटर है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि मोटिवेशन के अंदर आपने ये चीज क्लियर करनी होती है कि आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन क्यों लेना चाह रहे हैं, आपके अंदर ऐसी कौन सी एबिलिटीज हैं कि आपका जो है वो अदर स्टूडेंट्स की जगह प्रेफर किया जाए, ठीक है, और आपने ये सब्जेक्ट क्यों चूज किया, आपके प्रीवियस सब्जेक्ट के साथ ये कोर्स कैसे लिंक करता है, और अगर आपका कोई जॉब एक्सपीरियंस है तो वो जॉब आपके साथ वो कैसे जो है वो इसके साथ मैनेज जो है वो रिलेट करती है। अच्छा, दूसरी चीज इसके अंदर जो आपने मोस्ट इसके अंदर आपने फोकस करना है कि आपने कोशिश ये करनी है कि फर्स्ट कॉल के अंदर जो है ना आपके एडमिशंस क्लियर हो जाएं, क्योंकि इनके अंदर 2 से 3 कॉल्स चलती हैं। 2 कॉल्स ऐसी कॉल्स होती हैं जो कि ईयू स्टूडेंट नॉन ईयू स्टूडेंट्स के लिए चलती है, और एक कॉल होती है जो कि ईयू स्टूडेंट्स के लिए चलती है, जो कि मई के बाद ओपन होती है। तो हम क्योंकि नॉन ईयू कंट्री में जो है वो फॉल करते हैं, जोन में फॉल करते हैं, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये सारे जितने भी कंट्रीज हैं, तो आपने कोशिश ये करनी है कि पहली कॉल के अंदर ही आपका एडमिशन हो जाए, ताकि आप जो है वो टाइमली अपना एडमिशन सिक्योर कर लें। अच्छा, जब आपका एडमिशन सिक्योर हो जाता है उसके बाद मार्च के अंदर आपकी प्री इनरोलमेंट जो है वो ओपन होती है। प्री इनरोलमेंट ऐसा चीज होती है कि आपने अपनी कंसर्न कंट्री में रह के आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो यूनिवर्सिटीज में आपके डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स आपकी कंसर्न एम्बेसी को भेजे जाते हैं, जैसे कराची है, इस्लामाबाद है, इंडी में दिल्ली एम्बेसी है, ऐसे जिस तरह आपकी जो है वो रिक्वायर्ड एम्बेसी को आपके डॉक्यूमेंट्स भेजे जाते हैं, ठीक है। प्री इनरोलमेंट आपकी मार्च में ओपन होती है, उस इनरोलमेंट के बाद ही आप अपना वीजा जो है वो एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर हम आ जाते हैं जी डॉक्यूमेंट्स की तरफ, क्योंकि मैंने आपको जनरली बता दिया कि आपका प्रोसेस क्या होता है। प्री इनरोलमेंट के फौरन बाद आप आपके जैसी एम्बेसी की तरफ से मेल आती है या कॉल के थ्रू या व्हाटएवर कोई भी जो उन्होंने प्रोसीजर रखा होगा करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंगली, आपको जब ईमेल आ जाती है या आपको कॉल रिसीव हो जाती है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करके वीजा फाइल कर देते हैं। अच्छा, अब आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं। सबसे पहले आपको जो एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आप बैचलर के लिए कर रहे हैं तो आपको मैट्रिक और इंटर की जो है मैट्रिक की मार्कशीट सिर्फ डिग्री चाहिए, और इंटर की मार्कशीट और आपको डिग्री चाहिए। अगर आप मास्टर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो मैट्रिक इंटर की सिर्फ डिग्री होगी, और बैचलर की अगर 2 इयर्स या 4 इयर्स है तो उसकी मार्कशीट प्लस उसकी डिग्री होगी। अच्छा, इसमें जो है ना काफी स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि सर हमारी डिग्री की वेरिफिकेशन नहीं हुई या इस तरह नहीं हुआ। देखें, जब आपने एडमिशन के लिए अप्लाई करना है आपको किसी किस्म की कोई वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होती, आप विदाउट एनी वेरिफिकेशन एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं और आपको एडमिशन भी मिल जाता है। जब आप फर्दर आगे वीजा फाइल के लिए जाते हैं, डीओवी के लिए या सीमिया के लिए जाते हैं, देन आपको वेरिफिकेशन की जरूरत होती है, वो भी मैं आपको फर्दर गाइड कर देता हूँ। ठीक हो गया। इसमें सिर्फ आपने जब मास्टर्स के लिए करना है तो आपकी मैट्रिक और इंटर की सिर्फ डिग्री लगेगी, और बाकी आपका जो 4 ईयर बैचलर है या 2 ईयर बैचलर है उसकी आपकी डिग्री और मार्कशीट दोनों लगेंगे। तो जब आपका एडमिशन हो जाता है, आप जब एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो विद इन 20 या 25 दिन या 30 दिन के अंदर जो कि पेड यूनिवर्सिटीज है वो यूनिवर्सिटीज आपको रिस्पॉन्स कर देती हैं और आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। कुछ यूनिवर्सिटीज की प्री इनरोलमेंट फीस भी होती है जो कि वो आपसे लेती हैं, तब आपको एडमिशन लेटर देती हैं, जैसे कि पाडवा है, वो फीस देने में कोई हर्ज नहीं होता, क्योंकि वो फीस आपकी होती तो नॉन रिफंडेबल है, लेकिन वो ये चीज होती है कि आपका 100% एडमिशन जो है वो सिक्योर हो चुका होता है। जब आपका एडमिशन हो जाता है, आपने ये नहीं करना कि आपने एडमिशन के लिए अप्लाई किया तो आपने फारिग बैठ जाना, नहीं। जब आपने एडमिशन अप्लाई कर दिया है तो अगर आप इंटर के लिए बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने मैट्रिक की डिग्री और इंटर की मार्कशीट प्लस डिग्री अपने कंसर्न बोर्ड से पहले टेस्ट करवानी है, फिर आपने इसको आईबीसीसी से करवानी है। अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो आपने अपनी मैट्रिक और इंटरमीडिएट दोनों की सिर्फ डिग्रीज और अपने जो कि बैचलर है या मास्टर्स 4 ईयर का बैचलर है या 2 इयर्स का बैचलर है उसकी मार्कशीट प्लस डिग्री उसको एचईसी से वेरीफाई करवाएंगे, देन आप उसको करवाएंगे। जब ये आपकी एचईसी से वेरीफाई हो जाएंगे उसके बाद आपने जो 2 और 4 तकरीबन आपके 6 डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, इन 6 डॉक्यूमेंट्स को आपने मोफा से टेस्ट करवाना है। अच्छा, मोस्टली स्टूडेंट्स जो कि प्रीवियस वीडियोस में मुझसे कुछ क्वेश्चन करते रहे कि सर एफआरसी को हमने मोफा से टेस्ट करवाना है या नहीं करवाना है। अगर आप करवा लेते हैं तो ठीक है, लेकिन एडमिशन के लिए आपकी एफआरसी की कोई जरूरत नहीं होती कि आपने उसको मोफा से करवाना है या नहीं करवाना। हाँ, जब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं फॉर द टाइम और स्कॉलरशिप आपको जो है वो मोफा से टेस्ट करवानी पड़ती है, तो अगर आप मोफा जाते हैं तो आप उसको साथ में अपनी एफआरसी को भी करवा लीजिए। ये आपके हो जाते हैं डॉक्यूमेंट्स क्लियर। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट्स आपको क्यों चाहिए होते हैं? अब देखें, जब आप प्री एनरोलमेंट अपनी फाइल कर देते हैं तो जो वीजा एप्लीकेशन होती है उसमें आपने एक डीओवी की फाइल भी इनको देनी होती है। इस्लामाबाद एम्बेसी में ये चलता है। अच्छा, डीओवी क्या होता है? डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू होता है, जिसमें यह बताया जाता है कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है कंसर्न कंट्री से, आपकी जो इटली के अकॉर्डिंगली आपकी क्वालिफिकेशन कहाँ पे मीट करती है। ठीक है, तो इसके लिए आपके 2 आपके पास सिनेरियो होते हैं कि या तो आप सीमिया बनवा लें। सीमिया ये होता है कि विद इन 15 से 16 दिन के अंदर बन जाता है, लेकिन इसकी जो फीस होती है 170 यूरो होती है, जो कि आप ऑनलाइन
ऑनलाइन थ्रू पर्पस चैनल के थ्रू जो है वो इसको अप्लाई करते हैं और आपको ऑनलाइन ही आप वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, वो विद इन जो है वो 2 वीक्स के अंदर आपको कंपैटिबिलिटी का जो है ना एक सर्टिफिकेट बनवाकर भेज देते होते हैं। कराची वालों के लिए लास्ट ईयर जो था, इस ईयर सॉरी 2023 के अंदर जो था वो उन्होंने सीनिया को ही किया था, लेकिन एट द एंड इन्होंने डीओबी को भी ओपन कर दिया था। लेकिन इस्लामाबाद एम्बेसी के अंदर आपको डीओबी फाइल ही जो है वो फाइल करनी होती है। डीओबी फाइल का एक फायदा ये होता है कि आपको डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर तकरीबन 15,000 रुपया एक्सपेंस आता है और साथ में आपको क्या होता है कि जब आप डीओबी के लिए, और आपने डीओबी तब अप्लाई करना जब आप एम्बेसी के अंदर वीजा फाइल करेंगे। अच्छा, इसके अलावा जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट हो जाएंगे, मोफा से भी टेस्ट हो जाएंगे, उसके बाद आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की इटालियन में ट्रांसलेशन करवानी है। वो इटालियन में ट्रांसलेशन आप कैसे करवाएंगे कि अगर आप एम्बेसी, इस्लामाबाद एम्बेसी की या कराची एम्बेसी की वेबसाइट ओपन करेंगे या दिल्ली की या कोई भी जिस कंट्री से भी आप बिलोंग करते हैं, तो उसके ऊपर उन्होंने कुछ रजिस्टर्ड ट्रांसलेटर दिए हुए हैं। सिर्फ आपने उन्हीं ट्रांसलेटर से अपनी जो है ट्रांसलेशन करवानी है। मेक श्योर कीजिएगा जब आपकी सारी डिग्रीज जो है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके टेस्ट हो चुके हैं, उसकी बैक साइड पे सारे स्टैंप्स लगी हुई हैं, तो देन आपने उसको ट्रांसलेट करवाना है, क्योंकि ट्रांसलेशन के अंदर ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है जी, आपकी डीओबी फाइल तैयार हो जाती है। डीओबी के लिए भी स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं, सर ये पहले लेनी है या बाद में जाकर जमा करनी है? कहीं पे भी नहीं जमा करनी भाई। जब आपको वीजे के लिए आपकी अपॉइंटमेंट आएगी, जब अपने जीआरडी में डॉक्यूमेंट जमा करवाने जाने हैं, देन आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने जो है वो डीओबी के फाइल के साथ इसको सबमिट करवाना है। इसके लिए क्या क्या चाहिए होता है वो मैं आपको सिंपली बता दें। तो डीओबी के लिए आपने अपने ओरिजिनल का एक सेट लेना है और इनकी दो कलर स्कैन कॉपीज करनी है हाई डेफिशिएंसी में। ब्लैक भी चल जाती है, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आपने कलर स्कैन कॉपीज करनी है। अच्छा, ये आपकी हो जाती है डीओबी फाइल कंप्लीट। उसके बाद जब आपने वीजा फाइल रेडी करनी है, तो वीजा फाइल में आपको क्या चाहिए होता है कि फर्स्टली आपको आपका आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, जो कि पासपोर्ट है। ठीक है, आपका एडमिशन जो है वो सम यूनिवर्सिटीज में आईडी कार्ड पे भी हो जाता है, लेकिन आपको पासपोर्ट मस्ट चाहिए होता है, जो कि जिसकी वैलिडिटी 2 साल हो और कम से कम उसके ऊपर 3 से 4 पेजेस जो है वो खाली होने चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आपने इसकी ध्यान में रखनी है। अच्छा, इसमें एक चीज और ऐड करता जाऊंगा। कुछ स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर अभी हमारा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, हमारे पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, तो इस बेस पे अप्लाई हो सकता है? ये नहीं हो सकता। देखिए, अगर आपके पास 8 सेमेस्टर 4 सेमेस्टर की आपके पास पूरी की पूरी आपके पास जो है वो ट्रांसक्रिप्ट मौजूद है, तो उसके ऊपर आपका एडमिशन जरूर हो जाएगा। लेकिन ऑन द टाइम ऑफ एम्बेसी जब आप वीजा फाइल कर रहे होंगे, तो आपको डिग्री अपनी चाहिए होगी। वो स्टूडेंट पूछते हैं कि सर 3 साल बाद डिग्री आती है। सर उसमें भाईजान ये बात होती है कि आपने जो डिग्री है अपनी, वो अर्जेंट फीस देकर आप वो डिग्री ले सकते होते हैं। तो डिग्री आपको मस्ट चाहिए होती है। अगर आप डॉक्यूमेंट्स ऑन द टाइम ऑफ एम्बेसी प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो वो आपका डॉक्यूमेंट्स में जो है वो उसकी बेस पे आपको आपकी फाइल को रिजेक्ट कर देंगे। तो ये चीज का ध्यान रखा करें कि एडमिशन आपका हो जाता है, लेकिन ऑन द टाइम ऑफ वीजा आपको चाहिए होगी। अच्छा, आपको मैं बता रहा था कि आपके वीजा के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। फर्स्ट है आपको पासपोर्ट चाहिए। पासपोर्ट आपका जो है वो उसके ऊपर 2 साल की वैलिडिटी होनी चाहिए, 3 से 4 पेजेस खाली होने चाहिए। अगर आपकी कोई प्री रिजेक्शन है, किसी कंट्री से कोई रिजेक्शन या कुछ भी है, या आपकी पासपोर्ट एक्सपायर है, तो वो भी आपने साथ लगाना। उसके अलावा आपको 2 अदद व्हाइट बैकग्राउंड के साथ तस्वीरें चाहिए होती हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की एक कलर स्कैन हाई डेफिशिएंसी में जो है वो कॉपी चाहिए होगी। अगर आप मैरिड हैं तो आपकी जो है वो FRC बाय मैरिज भी लगेगी और आपकी बाय बर्थ भी लगेगी। उसके अलावा इस साल उन्होंने एक और कहा था कि फैमिली डिक्लेरेशन भी आपने डिक्लेयर करनी होती है। एक आप जो है वो एफिडेविट क्रिएट करते हैं, जिसके अंदर वो आपके नाम के ऊपर एक स्टाम्प होता है 300 रुपीज का। उसके ऊपर आप ये चीज मेंशन करते हैं कि आपके फैमिली मेंबर्स कितने हैं और कितने फैमिली मेंबर्स आपके डिपेंडेंट हैं और कितने आपके इंडिपेंडेंट हैं और उनकी क्या क्या सैलरीज हैं और आपको कौन स्पॉन्सर कर रहा है। ठीक है, उसके अलावा फिर आपने इसके अंदर एक फाइनेंस स्पॉन्सर लगाना होता है कि इटली के अंदर आपने तकरीबन 2.5 मिलियन 6200 यूरो की आपने स्टेटमेंट शो करवानी होती है, जिसके अंदर आपने ये चीज शो करवानी होती है कि आप जब इटली में चले जाएंगे, चाहे आपके पास स्कॉलरशिप है, तो आपके एक्सपेंस को कौन बियर करेगा, कब कैसे बियर करेंगे। क्योंकि जो आपकी रीजनल स्कॉलरशिप लगनी है वो आपने कभी भी एम्बेसी के अंदर डिक्लेयर नहीं करनी कि मेरी एम्बेसी में जो है वो है जो कि स्कॉलरशिप लग चुकी है। लेकिन अगर आपकी मैरिज स्कॉलरशिप है तो वो आप डिक्लेयर कर सकते हैं। देन आपने हाफ स्टेटमेंट शो करवानी होती है। अब स्टेटमेंट के ऊपर इस साल बहुत ज्यादा रिजेक्शन आई थी, तो स्टेटमेंट को बनाने के लिए सबसे पहले जो आपका स्पॉन्सर होगा वो स्पॉन्सर आपका फैमिली मेंबर हो सकता है, सिर्फ ब्लड रिलेशन हो सकता है, कोई अदर चाचू मामू ताया कोई नहीं हो सकता।
ठीक है। जो आपका ब्लड रिलेशन आपका स्पॉन्सर होगा उसका एफबीआर में 2 साल के आपने रिटर्न्स मेंशन करने हैं और उसकी 6 माह की बैंक स्टेटमेंट शो करवानी है। उसके साथ साथ इसके ऊपर डिटेल वीडियोस मेरे चैनल्स के ऊपर तकरीबन 5 से 6 वीडियोस हैं कि किस तरीके से आपने स्टेटमेंट मैनेज करनी है। वो वीडियोस आप वहां पर देख सकते हैं कि जो पैसे आपके अकाउंट में है वही आपके रिटर्न्स के अंदर शो होने चाहिए और वैलिड पर्सन होना चाहिए। जो आप रिटर्न बनवाएं, जो आपका स्पॉन्सर हो उसका रिटर्न खाली नहीं होना चाहिए कि कहीं से पैसे आ रहे हैं सिंपल वही बस किए हैं। उसके अंदर प्रॉपर फ्लक्चुएशन होनी चाहिए, कितने पैसे यूज हुए हैं, कहां से आए, क्या हिसाब है, सारे एक अच्छे प्रॉपर वे के अंदर आपका रिटर्न होना चाहिए। वो आप जो है वो वीडियोस मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें आपका आईडी कार्ड आ जाता है, 2 आपकी तस्वीरें आ जाती हैं, उसके अलावा आपका एडमिशन लेटर जो कि आपने आना है वो आपने कलर स्कैन कॉपी उसकी लगानी है, प्री एनरोलमेंट समरी जो कि आपने यूनिवर्सिटी पोर्टल के ऊपर जब अप्लाई करते हैं तो वो आप समरी जब आपकी एम्बेसी को फॉरवर्ड हो जाती है विद इन 20 से 25 दिन के अंदर वो आपने समरी डाउनलोड करके वो साथ में लगवानी है। अगर आपने कोई फीस पे की है फॉर इंस्टेंस कि अगर आपने कोई एप्लीकेशन फीस दी है या प्री एनरोलमेंट फीस दी है वो ईमेल्स की जो है वो आपने प्रिंट लगाकर वो आपने लगाने हैं। साथ आपकी एफआरसी लगेगी, वो मोफा से जरूरत नहीं है फॉर द टाइम ऑफ वीजा। और साथ आपने अपना अगर मैरिड हैं तो आप अपना शादी वो लगाएंगे बाय मैरिज एफआरसी लगाएंगे। उसके अलावा आपने एफिडेविट लगाना है, स्पॉन्सर एफिडेविट जो कि आपको जो पर्सन आपको स्पॉन्सर कर रहा है उसके अंदर उसकी सारी चीजें डिटेल्स में मौजूद होगी कि वो पर्सन क्या करता है, कहां से उसके पास पैसे है, वो कैसे इनको मैनेज कर रहा है। थर्ड थिंग जो आपने ये लगानी है कि आपने एक एसओपी लगाना होता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जिसके ऊपर भी काफी स्टूडेंट इस साल परेशान थे कि भाई लगाना है या नहीं लगाना। भाई आपने लगाना होता है क्योंकि यूनिवर्सिटी एम्बेसी मोस्ट ऑफ द टाइम आपसे इंटरव्यू कंडक्ट नहीं करती, तो आपकी जो रिजेक्शन एक्सेप्टेंस होती है वो आपके ऑन द बिहाफ ऑफ आपके एसओपी होती है। तो एसओपी में आपने ये मेंशन करना होता है कि मेरा एडमिशन इस यूनिवर्सिटी में हुआ है, मैं बाहर क्यों जा रहा हूँ, मैंने वापस आना है, मेरे जो पीछे अगर मैं शादीशुदा हूँ तो मेरी बीवी बच्चों का ख्याल कौन रखेगा, ठीक है। और सेकंड में वापस आगे किस कंट्री इस कंट्री के अंदर किस कंपनीज में काम करूंगी, ये सारी चीजें आपके एसओपी में मौजूद होंगी। देन ही आपका एक एसओपी स्ट्रॉन्ग एसओपी कहलाता है। अदरवाइज एसओपी के ऊपर बहुत ज्यादा आपकी जो है वो रिजेक्शन आई थी। और साथ में आपने अपने डीओबी की फीस और आपने अपनी एम्बेसी की फीस जो कि तकरीबन 38,000 बनती है, ये सारी चीजें आपने इसके अंदर जो है वो ऐड कर देनी। ये आपकी थी डिटेल वीडियो के आपने प्रोसेस शुरू से लेके एंड तक जो प्रोसेस है वो कैसे करना है यूनिवर्सिटीज का कब तक। और ऑलमोस्ट ये आपका प्रोसेस जो है वो अगस्त में एंड हो जाता है और आप सितंबर में जो है वो वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी आज की डिटेल वीडियो जिसके अंदर मैंने होल प्रोसेस जो है वो डिस्कस आपके साथ किया है, शेयर भी किया है। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को स्किप मत करके मत देखिएगा क्योंकि वही क्वेश्चंस आप कमेंट सेक्शन में पूछते हैं जो कि मैंने वीडियो में डिस्कस किए होते हैं। तो वीडियो पूरी देखने के बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप मुझसे जो है वो उसमें कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी मैंने इंस्टा की आईडी भी आपके साथ शेयर की होती है तो वहां पर भी आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो आपको कोई भी आपका क्वेश्चन होता है मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, मैं आपको उसके ऊपर रिस्पॉन्स कर दूंगा। तो ख्याल रखिएगा अपना, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मजीद इंफॉर्मेशन के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज।